हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। जैसा कि स्टूडेंट आपको ध्यान है कि अपनों ने एक डी ट्रिपल एस बी सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इस सीरीज में अपने फर्स्ट पेपर को डिस्कस करते हैं और फर्स्ट पेपर में स्टूडेंट उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं जो लास्ट ईयर डी ट्रिपल एस बी ने पूछे हुए हैं या उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो जीके मॉक टेस्ट 1। इस जीके लेक्चर में स्टूडेंट अपने डिस्कस करेंगे कि जो पिछले दो एग्जाम डी ट्रिपल एस भी ले चुका है 2018 में और 2021 में, उसमें किस प्रकार के डी ट्रिपल एस बी ने क्वेश्चन पूछे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए आज का सैंपल पेपर तैयार किया गया है। और इस लेक्चर में स्टूडेंट ना केवल आपको आंसर बताया जाएगा बल्कि फुल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, ताकि वो जो चार ऑप्शन बने हुए हैं क्वेश्चन के उनका यूज आप किसी ना किसी आगे फ्यूचर में जो क्वेश्चन बन सकता है वहां यूज कर सको। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, निम्नलिखित में से किस राज्य में हजारीबाग नेशनल पार्क लोकेटेड है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है असम, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, देन झारखंड और लास्ट है तमिलनाडु। अगर मैं हजारीबाग नेशनल पार्क की बात करूं तो ये स्टूडेंट आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। इसी के साथ स्टूडेंट जो ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे पहला ऑप्शन है असम, यानी इसका उत्तर तो सही कौन सा है स्टूडेंट, झारखंड। लेकिन अगर मैं असम की बात करूं तो स्टूडेंट यहां असम में आपको दो नेशनल पार्क ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला काजीरंगा, कौन सा, काजीरंगा। और ये काजीरंगा क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां आपको एक सींग वाले राइनो देखने मिलेंगे, यानी एक सींग वाले भारतीय गैंडे देखने मिलेंगे और कहीं भी आपको एक सींग वाले राइनो नहीं दिखेंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है। इसी के साथ स्टूडेंट आपको इसका एक और नेशनल पार्क ध्यान रखना है, मानस टाइगर रिजर्व। अब ये टाइगर रिजर्व फेमस है। आपको एक बात तो और ध्यान रखनी है कि भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं आपको सबकी लोकेशन याद रखनी है कि कौन सा टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है। तो मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, असम में। अब ये एक तो टाइगर के लिए फेमस है और दूसरा यहाँ जंगली भैंसों की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। तो दो आपको याद रखने हैं, एक तो काजीरंगा जो एक सींग वाले राइनो के लिए फेमस है, नेक्स्ट मानस टाइगर रिजर्व ये बाघ संरक्षण और जंगली भैंसों की आबादी के लिए फेमस है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, असम में बन सकता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दो बार डी ट्रिपल एस बी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा, एक तो इसमें पूछा गया अन्नामलाई, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहां, इतना ही क्वेश्चन पूछा हुआ है एलडीसी एग्जाम में। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ये है तमिलनाडु में। इसी के साथ एक क्वेश्चन और एसएससी में पूछा गया है स्टूडेंट, गोइंडी राष्ट्रीय अभियान कहां है, ये भी कहां है, तमिलनाडु में। यानी इस एक क्वेश्चन से आपको 5 क्वेश्चन और याद हो सकते हैं। क्वेश्चन तो ये था कि हजारीबाग नेशनल पार्क कहां है, तो ये तो स्टूडेंट है झारखंड में। झारखंड में एक और फेमस चीज है, आपको नेशनल पार्क याद रखना, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व। ये भी कहां है स्टूडेंट, ये भी झारखंड में है। तो अपना हजारीबाग का ऑप्शन कौन सा हो गया, झारखंड। और असम में काजीरंगा और मानस, तमिलनाडु में कौन सा था, अन्नामलाई, और एक था स्टूडेंट गोइंडी राष्ट्रीय अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है वर्ष 1980 में कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वो पूछ रहा है इन द ईयर 1980 हाउ मेनी प्राइवेट बैंक वर नेशनलाइज्ड। पहला 6, फिर 12, फिर 14, फिर 8। अगर अपने बात करें तो स्टूडेंट पहली बार जो राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का, यानी प्राइवेट बैंक थे उनको स्टेट के या देश के अंडर किया गया था, तो पहली बार किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम। आपको ध्यान होगा जुलाई 1969 यानी 1969 में पहली बार राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये बैंक थे स्टूडेंट 14। कितने बैंक थे, 14, पहली बार। ये क्वेश्चन भी खूब बार पूछा गया है कि पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो जुलाई
1969 में किया गया था, 14 बैंकों का, इंदिरा गांधी के टाइम। अब उसने पूछा है कि जुलाई सॉरी अप्रैल 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये दूसरी बार राष्ट्रीयकरण किया गया था और ये 6 बैंकों का किया गया था। पहली बार तो 14 बैंकों का किया गया था 1969 में, और दूसरी बार 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस बिलोंग्स टू त्रिपुरा? अगर आपने DSSB के क्वेश्चनों को देखा होगा तो आप एक चीज तो गेस कर सकते हैं कि जो DSSB का एक फिक्स पैटर्न है वही पैटर्न बार बार पूछ रही है। अगर कोई अच्छा सा स्टूडेंट तो हल्का सा इसको गेस कर लेता है ना, तो वो फर्स्ट पेपर में स्टूडेंट आसानी से 70 to 80 मार्क्स गेन कर सकता है लास्ट ईयर के पेपर को हैंडल करके। लेकिन बहुत स्टूडेंट हैं जिनको मैं बार बार बता चुका हूं, लेकिन वो कभी भी इस चीज की ओर ध्यान नहीं देते। वो अनाप शनाप पढ़ते रहते हैं, मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते। अपने बाद में डिस्कस करेंगे, टेलीग्राम में मैं बहुत बार डिस्कस करता हूं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर कोई टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है तो मैंने टेलीग्राम का जो नाम बताया था आपको, DSSB एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से आप सर्च करोगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा। ये जो लेक्चर की PDF है वहां आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने कि लोक नृत्य कौन सा है जो त्रिपुरा से रिलेटेड है। अगर इसकी बात करूं त्रिपुरा से रिलेटेड है तो वो है होजगिरी। कौन सा स्टूडेंट? होजगिरी। अब ये जो होजगिरी जो फोक डांस है स्टूडेंट, ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा। किनके द्वारा? केवल महिलाओं के द्वारा। कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा फोक डांस है जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो याद रखना, जो होजगिरी डांस है या लोक नृत्य है जो त्रिपुरा में किया जाता है स्टूडेंट, ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है? होजगिरी। अगर 3 और आंसर देखता हूं तो ये कौन से जो फोक डांस है कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो जो दूसरा फोक डांस है राउत नाच। कौन सा स्टूडेंट? राउत नाच। अगर मैं इसकी बात करूं तो स्टूडेंट ये है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। कहां से? छत्तीसगढ़ में ये फोक डांस किया जाता है। नेक्स्ट है जोड़ा या झोरा। इसको जोड़ा भी बोलते हैं और झोरा भी। ये जो डांस है स्टूडेंट, ये उत्तराखंड में किया जाता है। फोक डांस कहां किया जाता है? उत्तराखंड में फोक डांस किया जाता है। और नेक्स्ट है कोलकाली। कौन सा स्टूडेंट? कोलकाली। ये जो फोक डांस है ये ट्रेडिशनल डांस है जो आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? लक्षद्वीप में। कहीं कहीं ये आपको केरल में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल फोक डांस है ये लक्षद्वीप का है मेनली। और मैं आपको एक और बताता हूं जिसमें कली या काली डांस होगा, वो मोस्टली आपको केरल में देखने को मिलेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था, कुरुम्बर कली, कथकली और 2 डांस और बताए थे। ये कली कली वाले डांस है ये आपको केरल में देखने को मिलेंगे। और फोक डांस का क्वेश्चन इसके पूछने की प्रोबेबिलिटी 90% है। दोबारा फिर कोई ना कोई स्टेट का फोक डांस पूछ लेगा वो। तो इसका जो आंसर हुआ स्टूडेंट वो क्या हुआ? होजगिरी। उसने पूछा त्रिपुरा से रिलेटेड है, तो त्रिपुरा से कौन रिलेटेड है? होजगिरी, जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युवा बंगाल आंदोलन, द यंग बंगाल मूवमेंट वाज फाउंडेड इन कलकत्ता बाय, यानी युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? ये 4 ऑप्शन है अपने पास। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट हेनरी विलियम, दूसरा है वेडनबर्ग, तीसरा हेस्टिंग्स और चौथा है बेंटिक। ये चारों ऑप्शनों में जिसने युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी वो था हेनरी विवियन। कौन था? हेनरी विवियन। अगर मैं बाकी ऑप्शनों की बात करता हूं, ये जो 4 ऑप्शन है ये स्टूडेंट कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के DSSB में यूज हुए हैं। मैं इनकी आपको नॉलेज देता हूं कि विलियम बेंटिक किस लिए फेमस है। अगर आपने एक कस्टम ऑफ सती सुना होगा, सती प्रथा पर रोक, अगर मैं इसके टाइम टेन्योर की बात करूं तो स्टूडेंट इसका जो टाइम टेन्योर था वो था 1828 से 1835। ये भारत के गवर्नर जनरल थे। इसी टाइम टेन्योर में इन्होंने एक फेमस काम किया था, अबोलिश कस्टम ऑफ सती, यानी सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो इसी टाइम टेन्योर में लगाई थी 1829 में।
यानी एक काम तो इनका इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1800 कब 29 में, इन्हीं के टाइम टेन्योर में। इन्होंने एक काम और किया था 1833 में, अगर आपको याद है तो इन्होंने चार्टर अधिनियम लागू किया था। कौन सा? चार्टर अधिनियम इन्हीं के टाइम पर बना था, चार्टर अधिनियम। यानी दो काम हुए थे भारत में, एक तो सती प्रथा पर रोक लगी थी, यह सती प्रथा को खत्म किया था, और दूसरा 1833 में चार्टर अधिनियम इन्हीं के टाइम पर बना था। अगर मैं बात करूं तीसरे ऑप्शन की, वॉरेन हेस्टिंग्स, तो इन्होंने भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया था कलकत्ता में। किन्होंने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इन्हीं के टाइम पर बना था। तो पहली बात ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए। दूसरी बात है, जो इनका टाइम टेन्योर था वो था 74 से लेकर 85 तक। तो इन्हीं के कार्यकाल में कुछ और भी काम हुए थे। अगर कोई हिस्ट्री, पीजीटी हिस्ट्री का एग्जाम दे रहा है या टीजीटी एसएसटी का एग्जाम दे रखा है तो वो इस नाम से भली भांति परिचित होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इन्हीं के टाइम पर दो युद्ध हुए थे। पहला जो युद्ध हुआ था स्टूडेंट, वो हुआ था फर्स्ट आंग्ल मराठा वॉर। कौन सी? फर्स्ट ओंगल मराठा वॉर। ये आपको याद रखनी है कि किसके टाइम पे हुई थी स्टूडेंट, किसके टाइम पर हुई थी? इसी के टाइम पर, फर्स्ट ओंगल मराठा। ओंगल मराठा, आपको इतना याद रखना है। और इसमें क्या याद रखना है एक विशेष, कि ये जो युद्ध रुका था ये कौन सी ट्रीटी के कारण रुका था। एक आपको याद होगा तो एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर में पीजीटी एग्जाम में कि सालाबाई संधि या ट्रीटी ऑफ सालाबाई संधि के तहत किस युद्ध को रोका गया था। तो फर्स्ट ओंगल मराठा युद्ध को रोका गया था इसी संधि के तहत, सालाबाई ट्रीटी के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट, इसी के टाइम में एक युद्ध हुआ था और जिसको बोलते हैं दूसरा आंगल मैसूर युद्ध। यह भी आपको याद रखना है। लेकिन यह युद्ध रुका था किस संधि के तहत? तो मैंगलोर की संधि के तहत। कौन सी संधि के तहत? मैंगलोर की संधि के तहत। यानी दूसरी बात आपको और याद रखनी है। यानी इसी के टाइम पर दो संधियां हुई थी, एक तो सालाबाई की संधि जो प्रथम मराठा युद्ध को रोकने के लिए की गई थी, और दूसरी संधि मैंगलोर की संधि जो दूसरे आंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए की गई थी। इसी के टाइम एक और एक्ट लागू हुआ था जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा भी जा चुका है स्टेनो में, DSSS स्टेनो में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? उन्होंने इतना पूछा था। पिट्स इंडिया एक्ट ये आया था 1774, 1784। इसी के टाइम टेन्योर में आया था। अगर क्या पता नेक्स्ट बार वो पूछ सकते हैं कि जो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था ये कौन से गवर्नर जनरल के टाइम आया था? तो आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स के तहत। नेक्स्ट है जो सेकंड ऑप्शन है वो है वेडनबर्ग। अब ये क्यों फेमस है? अगर आपने पढ़ा होगा, इन्होंने भारतीय संसदीय समिति की स्थापना की थी। कौन सी? संसदीय समिति। और यह समिति क्यों बनाई गई थी? इसका काम था कि हाउस ऑफ कॉमन में राजनीतिक आंदोलनों, जो राजनीतिक काम है उनको और अच्छे से बनाना, राजनीतिक सुधार करना। अगर आपसे पूछें कि भारतीय संसदीय समिति की स्थापना किसने की थी तो ये बहुत अच्छे कवि भी थे, याद रखना आपको। तो इन्होंने संसदीय समिति की स्थापना की थी जो हाउस ऑफ कॉमन में राजनीतिक सुधार करना। ये तो आप याद रखो, अच्छी बात है। नहीं तो जो मैं दो बातें आपको बता रहा हूं ये तो 100% किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। वो बातें कौन सी हैं? ये दो कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष भी बने थे। आपको बताना है कि ये कौन से कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। और वो कहां कहां हुए थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि आप भी कुछ सर्च करो। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ। नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी डैश द्वारा लिखी गई। या नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी इज बुक रिटन बाय पहली युवराज सिंह, शेन वॉरन, सचिन तेंदुलकर और सानिया मिर्जा। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है नो स्पिन, अगर आप थोड़ा सा भी माइंड यूज करते हैं, थोड़ी सी क्रिकेट के प्रति लगाव रखते हैं तो आपको ध्यान है स्पिन बॉलिंग करते थे शेन वॉर्न, जिनको स्पिन किंग बोला जाता था। तो ये जो नो स्पिन है ये इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। अगर मैं तीन ऑप्शनों की बात करता हूं तो ये तीन ऑप्शन आपको और याद रखने हैं। और ये किस लिए याद रखने हैं? इनकी भी अलग अलग ऑटोबायोग्राफी है स्टूडेंट। तो देखते हैं कौन कौन सी ऑटोबायोग्राफी किसकी है। अगर मैं मैरी कॉम की बात करूं, यहां एक मैरी कॉम जो बहुत चर्चा में रही थी,
पहले तो मैं युवराज सिंह की बात करता हूं कि युवराज सिंह इस ऑप्शन में है, तो इनकी कोई एक बायोग्राफी है या नहीं। तो इनकी एक बायोग्राफी थी, आपको याद होगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्रिकेट टू कैंसर, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्रिकेट टू कैंसर। उसके बाद सचिन तेंदुलकर की भी एक ऑटोबायोग्राफी थी, आपको याद हो, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। डायरेक्ट नेक्स्ट है सानिया मिर्जा, इनकी भी एक ऑटोग्राफी थी, एस अगेंस्ट ओड्स, एस अगेंस्ट ओड्स, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। यानी चारों जो ऑप्शन है ये किसी ना किसी यूज हुए हैं, तो मैंने चार ऑप्शनों को एक जगह पिक कर लिया ताकि आपके चार क्वेश्चन क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को स्थान दिया गया है। अभी जिनका फरवरी में पीजीटी का एग्जाम है या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एग्जाम है, तो वो लगभग 10 या 12 इंडेक्स हैं, उनको पढ़ के जाना। मैं उन 12 इंडेक्स को आज टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा कि भारत की उन इंडेक्स में क्या रैंक है। तो देखिए, आपसे 2023 में जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पूछा गया था उसमें भारत की रैंक क्या है, तो उसमें जो भारत की रैंक है स्टूडेंट वो है 67, और इसमें स्वीडन की पहली रैंक है। कौन सी? स्वीडन की पहली रैंक है। मैं आपको 3 इंडेक्स जो आपको बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं। पहला है ग्लोबल पीस इंडेक्स, विश्व शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसमें जो भारत की रैंक है ना स्टूडेंट, वो है 126। कितनी है भारत की? और एक और इंडेक्स है WHI, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी विश्व खुशहाली सूचकांक। इसमें जो भारत की रैंक है वो भी 126 है। यानी ये दोनों इंडेक्स स्टूडेंट आपको याद रखने हैं। एक तो ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें जो भारत की रैंक है वो है 126, और एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें जो भारत की रैंक है वो भी कितनी है स्टूडेंट? 126। एक और इंडेक्स जो आजकल खूब चर्चा में है, वो इंडेक्स किस लिए चर्चा में मैं आपको बताता हूं। अगर आपने G20 सम्मेलन हुआ आपने देखा होगा, तो जो बाइडन थे उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भारत में ना कर वियतनाम में की थी। उन्होंने एक कटाक्ष भी किया था कि जो भारत की जो प्रेस इंडेक्स है उनको इतना फ्रीडम नहीं है। तो जो आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में जो रैंक है ना भारत की, वो 167 है 180 देशों में। यानी बहुत गिरी हुई रैंक है भारत की। और ये आपको याद रखना है, काफी चर्चा में था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है, वो है 167। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 371 बी निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो लगभग 12 स्टेट हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन जिनके लिए बनाया गया है आर्टिकल 371 में। आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 ए बी सी डी ई एफ जी एच जे तक लगभग प्रत्येक स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है, और ये क्वेश्चन हमेशा आता है। अब मैं बताता हूं कि आर्टिकल 370 बी किससे रिलेटेड है। बी माने ब्रह्मपुत्र, आपको याद रखने का तरीका है। ये देखिए स्टूडेंट, वो स्पेशल प्रोविजन है जो स्टेट के लिए बने गए हैं। यहाँ आप, मैं इसको भी टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे। 371 महाराष्ट्र के लिए बना हुआ है, ए नागालैंड के लिए बना है, बी असम के लिए। अब बी माने ब्रह्मपुत्र, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र कहाँ है? असम में। तो यानी 371 बी यानी 370 बी आर्टिकल किससे रिलेटेड है? ये असम से है। उसके बाद 370 सी, सी माने कोस्टली, जो मनी होती है वो बहुत कोस्टली होती है, तो सी कहाँ होगा? मणिपुर में होगा। इस प्रकार डी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, ई आंध्र प्रदेश में, और नेक्स्ट है एफ सिक्किम में, जी मिजोरम में। इस प्रकार ये स्टूडेंट ये आर्टिकल है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब इसका आंसर होगा स्टूडेंट कौन सा? असम। उसके बाद अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में एक इंजीनियर कॉलेज है, तो आंध्र प्रदेश में फेमस इंजीनियर कॉलेज है, तो ई यानी ई इंजीनियर, तो आर्टिकल 370 ई कहां होगा? ये होगा
आंध्र प्रदेश में। मणिपुर, मनी बहुत कॉस्टली होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आर्टिकल सी कॉस्टली, ये कहाँ होगा? ये मणिपुर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महाभियोग, प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट की विशेषता को कौन से देश के संविधान से उधार लिया गया है? यानी प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट, ये जो अपने संविधान में है, कौन से संविधान से कॉपी किया गया है या कौन से संविधान से बाय किया गया है? तो अपने पास चार ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जापान। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, भारतीयों ने अलग अलग चीजें अलग अलग देश के संविधान से कैरी की गई हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको स्टूडेंट हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं पहली, प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया, ये स्टूडेंट इन्होंने ली थी, ये यूएसए से। कहां से ली थी? यूएसए से। इसी के साथ स्टूडेंट इन्होंने यूएसए से एक वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट किस प्रकार फंक्शन करते हैं, उनकी क्या कार्यशैली रहेगी, ये भी इन्होंने यूएसए से लिया हुआ है। इसी के साथ तीन और चीजें हैं जो इन्होंने यूएसए से ली गई हैं। पहली चीज तो महाभियोग की प्रक्रिया, फिर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ये किस प्रकार फंक्शन करेंगे, ये भी इन्होंने कहां से लिया हुआ है? यूएसए से। उसके बाद फंडामेंटल राइट, ये भी कहां से लिए गए? यूएसए से लिए गए हैं। फिर जुडिशियल रिव्यू, ये भी कहां से लिए गए? यूएसए से लिए गए हैं। फिर जज रिमूव, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है, ये कहां से लिए गए? ये भी इन्होंने यूएसए से लिया है। यानी चार पांच चीजें जो मोस्टली इंपॉर्टेंट अपने संविधान में इन्होंने यूएसए से बोरो की हुई हैं। पहली, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहां से ली गई? यूएसए से। फिर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के फंक्शनल क्या रहेंगे, क्या कार्यशैली रहेगी, ये भी। फिर फंडामेंटल राइट, ये भी। जुडिशियल रिव्यू, ये भी। और जज को रिमूव कैसे करना है, क्या प्रक्रिया रहेगी, ये भी कहां से ली गई? यूनाइटेड स्टेट से। इसी के साथ कुछ और है, जैसे ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, कोई दोनों दोनों सदनों की जॉइंट मीटिंग, दोनों सदनों की जॉइंट मीटिंग की जो प्रक्रिया है, जॉइंट सीटिंग की, ये कहां से ली गई है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और एक समवर्ती सूची, जिसको कौन कौन सी लिस्ट बोलते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बोरो की गई है। यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दो चीजों अपने बाय की, एक तो कौन कौन सी? एक कॉन्करेंट लिस्ट जो समवर्ती सूची है, और दूसरी है स्टूडेंट कौन सी? जॉइंट सीटिंग। ये कहां से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यूएसए देख लिया अपनों ने, ऑस्ट्रेलिया देख लिया। अब बात करते हैं स्टूडेंट जर्मनी। जर्मनी के संविधान को आपने सुना होगा, विमर संविधान बोलते हैं, विमर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यहां से अपनों ने इमरजेंसी की जो कार्य इमरजेंसी पावर है, वो अपनों ने जर्मनी से ली गई है, जिसको बोलते हैं आपातकालीन शक्तियां। ये कहां से लिए? जर्मनी से। नेक्स्ट, अगर जापान की बात करें, तो जापान से अपनों ने कानून कैसे बनाते हैं, ये प्रक्रिया सीखी है। कौन सी? जब कानून बनाने का क्या प्रोसेस है, ये अपनों ने जापान से सीखा है। और भी अपनों ने यूके से पार्लियामेंट सिस्टम लिया था, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए थे, कनाडा से फेडरल सिस्टम लिया था, और आयरलैंड से डीपीएसपी लिया था, राष्ट्रपति चुनाव का मेथड लिया था। अलग अलग देश से अलग अलग बाय किया है। अगर कभी क्वेश्चन आया तो वह उन चारों देशों को भी ले लूंगा, और आपका वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो गलत है? पहला, गेहूं एक रबी की फसल है, जो रबी की फसल है। सरसों एक खरीफ की फसल है, और बाजरा एक खरीफ की फसल है। कहता है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो गलत है? अगर आपको थोड़ा सा भी मालूम है कि रबी की फसल कब बोई जाती है और खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो आप इजीली से इस क्वेश्चन को टेकल कर लोगे। जो देखिए, रबी की फसल स्टूडेंट कब बोई जाती है? देखिए स्टूडेंट, रबी की फसल देखिए, रबी की फसल ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। यानी जब सर्दियां स्टार्ट होती है, विंटर स्टार्ट होते हैं, तब ये फसल बोई जाती है। ओके, विंटर में तो ये बोई जाती है, और जब गर्मी स्टार्ट होती है तब ये फसल काट ली जाती है। यानी सर्दियों में तो इनको बोया जाता है, और गर्मियों में काट लिया जाता है रबी की फसल। और इसके जस्ट उल्टी एक फसल है, ये सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काट ली जाती है। अब इसके उल्टा होगी, गर्मियों में तो बोई जाएगी खरीफ की फसल, और सर्दियों में काट ली जाएगी। यानी ये जून जुलाई में तो बोई जाती है, और दिसंबर नवंबर में ये फसल काट ली जाती है। कौन सी? खरीफ की।
अब आपके सामने और ट्रिक है याद रखने की, एक अच्छी ट्रिक मिली मुझे तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। आज सच में राई में गेम खेला, आज सच में राई में गेम खेला। तो आ से आलू हो गया, जै से जौ हो गया, सै से सरसों हो गया, और राई हो गया, चना हो गया, गेहूं, मटर। ये कौन सी रबी की फसलें हैं? ये वो हैं जो सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों के स्टार्टिंग में काट ली जाती हैं। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, गेहूं एक रबी की फसल है, बिल्कुल। गेहूं को हमेशा दीपावली के जस्ट बाद बीजा जाता है, तो ये बिल्कुल सर्दियों की फसल है, सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है जौ, एक रबी की फसल है, अभी मैंने आपको ट्रिक से बताया था। आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो, खूब सारी गूगल पर ट्रिक पड़ी, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है मस्टर्ड इज ए खरीफ क्रॉप। यहाँ अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो ना, आपको ध्यान है सरसों के पीले फूल आते हैं, कौन से? येलो कलर के फूल, जिनको अपने यूज करते हैं बसंत पंचमी के टाइम, और जब स्कूल चलते हैं तो उन्हीं येलो कलर के फूल का यूज किया जाता है। और जो बसंत पंचमी आती है वो लगभग जनवरी और फरवरी में आती है, तो अब हल्की हल्की सर्दी होती है, तो यानी एक रबी की फसल होनी चाहिए थी, जिसको खरीफ की फसल दे रखा है इन्होंने। तो ये मस्टर्ड जो है वो एक रबी की फसल है, ना कि खरीफ की फसल है। और बाजरा एक खरीफ की फसल है, क्योंकि बाजरा अपने को विंटर में खाना पड़ता है, अगर उसको विंटर में बीज देंगे तो खाएंगे, गर्मियों में थोड़ी खाएंगे। तो यहाँ आपको यहाँ से भी एक ऑप्शन मिल सकता था कि बाजरा एक खरीफ फसल है, तो बिल्कुल सही है। ये तो कट सकता था आपका डायरेक्ट कि ये तो हो नहीं सकता, तो गलत यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहता है कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर बंदरगाहों के बीच स्थित है, यह कौन से देश में स्थित है? बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो कई बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, कई बार यह पूछा था कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो एक बाल्टिक सागर और एक उत्तरी सागर। इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया ना, यह क्वेश्चन बन सकता है यहां कि बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली कौन सी नहर है, तो कील नहर। कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को। अब पूछा ये कौन से देश में स्थित है, तो ये स्टूडेंट ये जर्मनी में स्थित है। कहां स्थित है? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी खूब सारा पूछा गया, खूब बार पूछा गया है। इंडिया फर्स्ट रेलवे लाइन रनिंग बिटवीन मुंबई एंड ठाणे विज ओपन, यानी मुंबई से ठाणे के बीच में चलने वाली भारत की पहली रेलवे लाइन कब बनी थी? ये सबको पता है कि 1853 में ये लाइन बनी थी, और ये ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसको ना पता हो। लेकिन आपको याद क्या रखना है स्टूडेंट, इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछा था जो मैंने नोट कर लिया, ताकि जब ये लेक्चर मैं आपको बताऊं तो आप इसको और ज़्यादा थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ। अगर आपको पता होगा कि पहली बार जब रेल मंत्री बना था, भारत की जब पहली बार कैबिनेट बनी थी, उस टाइम जो प्रथम रेल मंत्री थे वो जॉन मैथाई थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो रेल से मुझे याद आ गया कि जॉन मैथाई कनेक्ट कर देता हूं। और आपको ये भी याद है कि भारत में रेलों का जनक किसको बोला जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन है जो रेलों के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार फरवरी के एग्जाम के लिए, आपको याद रखना होगा अगर कोई दे रहा है तो। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पैरा तीरंदाजी के लिए 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अब एक तो सिंपल गेम्स होते हैं और एक पैरा ओलंपिक होते हैं, यानी पैरा ओलंपिक वो खेलते हैं जो किसी ना किसी एक अंग में अक्षम, मतलब असक्षम होते हैं, यानी उनका एक अंग वर्क नहीं करता सही से, पैरा ओलंपिक उनको बोलते हैं। तो उन्हीं के लिए पैरा तीरंदाजी का अवार्ड किसको मिला है? तो चार ऑप्शन है मेरे पास। आदित्य गोपीचंद स्वामी, इनको भी इस साल अर्जुन अवार्ड मिला है, लेकिन इनको पैरा के लिए नहीं मिला, सिंपल तीरंदाजी के लिए मिला है। तो सिंपल किसके मिला? सिंपल तीरंदाजी के लिए मिला है। मिला तो जो चारों ऑप्शन है इनको सभी को अर्जुन पुरस्कार मिला है, लेकिन उन्होंने स्पेशल पूछा है कि पैरा तीरंदाजी के लिए किसको मिला है। तो जो सेकंड ऑप्शन है शीतल देवी, बहुत एक हाईली मोटिवेटेड लेडी है। अगर कोई मोटिवेट नहीं हो पा रहा तो इसके वीडियो देख लेना 1-2 मिनट के, तो आप मोटिवेट हो जाओगे। शीतला देवी, जिनको पैरा तीरंदाजी के लिए 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक है अजय रेड्डी, जो ब्लाइंड क्रिकेट थे उसमें इनको क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है मोहम्मद शमी, जो क्रिकेटर हैं जिनको 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये ब्लाइंड क्रिकेटर हैं, ये सिंपल क्रिकेटर हैं। अब मैं बताता हूं ये ऑप्शन मैंने क्यों लिए। इसमें से दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने जब भी
अखबार में या सोशल मीडिया पर अर्जुन पुरस्कार की खबर चलती है तो इन दोनों की फोटो हमेशा जुड़ी होती है। शीतला देवी जो हाईली मोटिवेटेड लेडी हैं, और ये भी एक डिप्रेशन से गुजरे थे मोहम्मद शमी की लाइफ में, तो दोनों आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ताजमहल में प्रयुक्त पारभासी श्वेत संगमर निम्नलिखित में से किस राज्य से लाया गया था? ट्रांसलुसेंट व्हाइट मार्बल कौन से स्टेट से यूज किया गया था? तो ये राजस्थान से किया गया था, धौलपुर से, जो बिल्कुल यूपी से टच होता है, आगरा से, वहीं से ये पत्थर लाए गए थे। ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।